दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर, क्या इंडिया में ग्रोथ स्टोरी है? अब ग्रोथ स्टोरी तो है, इस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कल की मार्केट की। और कल की मार्केट में आपने देखा है कि काफी सारा सेल ऑफ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग है, नॉर्मल सा करेक्शन है। अब लोग इसको तरह तरह के नाम दे, उसको हम नहीं कह सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं खरीद फरोख्त की, तो तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास एफआईआई ने सेल करा है और 3000 करोड़ के आसपास ही हमारी डीआईज ने बाई करी है। अब रही बात, यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि 14000 करोड़ की खरीदारी आपने देखा था पिछले फ्राइडे को हुई थी, उसके बाद में मंडे और ट्यूसडे को तो इन्होंने बेचा ही है, और मंडे को बहुत ना के बराबर खरीदा था एफआईआई ने। अब यहां पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एफआईआई की खरीदारी नहीं हो रही, या कल की डेट में भी अगर आपको 2700 समथिंग करोड़ रुपए की बिकवाली दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं खरीदारी नहीं हुई है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये टोटल जो सेल और बाई का डाटा होता है, वहां पर ज्यादा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं रहे हैं, खाली बेच ही बेच रहे हैं। और ऐसा भी नहीं जिस दिन आपको यह आंकड़ा दिखाई देता है कि उन्होंने खरीदा ही हुआ है, उस दिन वो बेच नहीं रहे हैं। तो ये खरीद फरोख्त का सिलसिला मार्केट के अंदर जारी रहता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे आपने कभी क्रिप्टो में, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने ट्रेड करा होगा, तो क्रिप्टो में आपने देखा होगा कि हमेशा उसका वॉल्यूम, हमेशा उसका बाई, हमेशा उसका सेल, क्योंकि वो 24 घंटे चलता ही रहता है। 24 घंटे 24x7 चलता रहता है, क्रिप्टो की ऐसी मार्केट है। तो शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा। तो उसी प्रकार से इंडिया में भी जो उसको समझ लेते हैं ना, वो इंडियन मार्केट को समझने में उनको कोई भी देर नहीं लगती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग जाकर के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपके आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी और निर्मला ताई आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके। सबसे पहले तो वहां पर बोलेंगे, तुमने चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, बेटा 30% तो हमें टैक्स दे दो। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, कब वहां पर आपके पैसे में लॉक इन लग जाए कोई भरोसा नहीं है, कब आपका पैसा निकले कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी आप देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीर 18 जुलाई को हैक हो गया है। हैक होने के बाद में वहां से आप इंडियन रुपीज नहीं निकाल सकते हो, बाकी क्रिप्टो की सेल और बाई को छोड़ दो। तो ऐसा है क्रिप्टो की मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा ये डाइवर्जन हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिप्टो में जाए। इंडियन मार्केट आपको एनफ है देने के लिए आता हूं, उस पर बात करता हूं, ग्रोथ स्टोरी पर बात करता हूं। तो जेपी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक है, सबसे ज्यादा जो आई है ना, वो चौंकाने वाली खबर ये आई है कि इनकी रिपोर्ट के मुताबिक तो आप ये देखो तो इंडिया में अभी वो स्टोरी हो गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, अब अगर इनकी रिपोर्ट को सही माने तो अमेरिका गया खड्डे में, यूरोप गया खड्डे में, और उसके बाद में आपका चाइना भी गया खड्डे में। इंडिया ही इंडिया दिखाई दे रही है। उसके उन्होंने जो रीजन दिए हैं, वो 2-3 रीजन दिए हैं, जो कि सॉलिड रीजन आपको मैं बताता हूं। उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल से लेकर के और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल तक उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। और सबसे बड़ा उन्होंने आधार कार्ड को जरिया माना, जो कि बैंक से आधार और पैन जो लिंक हो गया है, इससे उनका यह मानना कि काफी हद तक इंडिया में करप्शन पर काबू पाने में मदद मिली है और सफलता मिली है। तो मे भी ये मनमोहन सिंह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस समय उन्होंने ही आधार कार्ड के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, हालांकि इसको ग्राउंड में क्रियान्वयन किया हमारी मौजूदा सरकार ने। और जनधन जो अकाउंट खुला है, जनधन अकाउंट की भी तारीफ उन्होंने करी है कि जनधन अकाउंट से क्या हुआ, जन जन की भागीदारी बैंकिंग सेक्टर में पड़ी है, जिसकी वजह से ये सारे लिंक होने की वजह से लोगों के खाते में डायरेक्ट जो सरकारी बेनिफिट्स हैं वो पहुंच रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है इसमें अवेयर हुए हैं। तीसरी चीज जो उन्होंने दिया है कि जो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी, नोटबंदी के बाद में जो ये आई है, टेक्नोलॉजी आई है, और खास करके कोविड के बाद इसका भी इंपैक्ट पड़ा है, खास करके इंडियन मार्केट में जो पैसे आने का सिलसिला जारी हुआ है। चौथा जो रीजन उन्होंने दिया है, वो क्रूड ऑयल की प्राइस दिया है। अब यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइस का आज मेन विश्लेषण होगा। ठीक है, मेन विश्लेषण इसलिए होगा, चलो क्रूड ऑयल प्राइस का विश्लेषण करके फिर आगे बात करता हूं। देखो, क्रूड ऑयल का प्राइस आज की डेट में सबसे ज्यादा सस्ता है,
कहीं ना कहीं अंदर खाने हवा लग रही है कि इस पेट्रोल का दाम भी सस्ता होने वाला है, लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं भरोसा है कि भैया तेल कंपनियों की और सरकार की गले में जो ये हड्डी होती है ना, जहां से जो कि रोकती है गले में जाने के लिए, तो इनके नट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं अवधी भाषा में, इनके पास तो नट्टी है ही नहीं। आम जनता को चूस लो दो चीजों से, एक तो पेट्रोलियम से और दूसरा लिक्विड से। इन दो चीजों से सबसे बड़ा रेवेन्यू का जनरेशन, और सारी सरकारें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपना रीजनल गवर्नमेंट हो, ये सब आंख मूंद लेते हैं और ये सारे वही कर्म करते हैं। लेकिन लपेट दिया इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को शराब घोटाले में। जाहिर सी बात है, सब समझ में आता है। जब आप ऊपर लेवल की सोचते हो ना, सब समझ में आता है। ठीक है, केवल एक ही स्टेट नहीं है, तकरीबन स्टेट इसमें शामिल हैं और इस घोटाले में। लेकिन बात हो रही क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल तो सस्ता तो हुआ है, ऑल टाइम हाई से 50% पे मिल रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय $140 पर बैरल से ऊपर था, और तब की इकोनॉमी में, आज की इकोनॉमी में आप देख लीजिए, आज 50% होने के बाद में भी हमें ₹100 के आसपास में पेट्रोल मिल रहा है। क्यों भाई? कम से कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर 50% पे मिल रहा है तो कम से कम आपको तो अब सस्ता करना चाहिए। टैक्सेशन का दायरा भी आपने कितना सारा अपना बढ़ा दिया है, लेकिन नहीं। अब रही बात की बात यहाँ पर वो नहीं है, उसके लिए तो मैं नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मन में क्षोभ तो कहीं ना कहीं लगता है। ठीक है, क्षोभ लगता है इसलिए कि अगर ये थोड़ी सी सस्ती कर दी जाए, थोड़ा आम लोगों के हाथ में पैसा दे दिया जाए, तो शायद ऑटो सेक्टर के हमारे हालत सुधर जाएगी। आज के टाइम पर पता 7 लाख गाड़ियों से ऊपर बता रहे हैं यार्ड में खड़ी है, डीलरशिप के पास रखने के लिए जगह नहीं है, वो बेचारे पैसा नहीं दे पा रहे हैं अपना। भाई उसको रख रखाव, मेंटेनेंस, उसका जहां पे जो खड़ी कर रहे हैं उसका रेंट प्लस उसके ऊपर लोन लिया हुआ है, तो डीलर्स के ऊपर भी तो देखो, सीधी सी बात है यार। मतलब जो है, मैं कोई उस टाइप की बात नहीं करता, हाँ केवल अपने बारे में सोचता रहूं, अपने बारे में सोचता रहूं, नहीं। अगर ये जो है टॉक्स बुलाए तो सही तरीके से बात करी जाएगी। जहां पर अगर लगता है कि यहाँ पर आलोचना करनी चाहिए तो सरकार की वहां पर थोड़ी बहुत तो करना हमारा भी हक बनता है। ठीक है ना? तो एक तो पेट्रोलियम इशू हो गया, उससे क्या होता कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा बूम तो जरूर मिलता। बूम मिलता तो किसी भी एक अगर सेक्टर को बूम मिल रहा है, अब आप ऑटोनॉमस पैकेज देने के बजाय उनको, आप उनको एक पैकेज देने के बजाय आप अगर ये चाह रहे हो हमारे पास आए, रोएं, गिड़गिड़ाएं और उसके बाद में एक हाथ से दें एक हाथ से लें, तो उसके बजाय आप जो है पैकेज देने के बजाय अगर इन चीजों पर आप अगर कदम उठा देते तो ठीक था। लेकिन अपने अपने हित में हर कोई सोचता है, कोई भी सरकार रहेगी। हाँ, चाहे वो हमारे यहाँ का, मैं यूपी का हूं तो भाई हमारे यहाँ पर 2-3 पार्टियां मेन है। मायावती जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी जो है टिकट के बदले पैसा लेती हैं, या उनको जो फेवर देने के बदले जो है पार्टी चंदा लेती हैं। वही हाल जो अखिलेश जी पर भी लगता है, वही हाल मौजूदा सरकार बीजेपी पर भी लगता है। अब क्या ऑटो सेक्टर को रोकने का मतलब ये है कि हाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाए, या मतलब जो है तेल के दाम को कम करके उसके बाद में जनता को जागरूक किया जाए, जनता का थोड़ा सा टैक्सेशन कम करके या इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा वो करके अपना घटा करके थोड़ा सा लोन सस्ता करके उनको राहत दे करके उसके बाद में करा जाए। लेकिन नहीं भाई, सरकार है, सरकार के पास उनके अपने अधिकारी हैं, उनके अपने जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब वो ब्यूरोक्रेट्स जो क्या कर रहे हैं वो जाने भैया, और उनका काम जाने। तो अब बात यहाँ पर चल रही थी क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा वो अच्छा ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। और हम ही नहीं इंपोर्ट करते, सारे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि चाइना ने जब कोविड का टाइम आया था तो काफी सारा भंडारण कर लिया था, बहुत ज्यादा भंडारण कर लिया था। उस हिसाब से उनके यहाँ पर खपत उसकी नहीं हो रही है। सीधी सी बात है, उस हिसाब से उनके यहाँ पर खपत नहीं हो रही, क्योंकि वो दुनिया में मंदी आने की छोड़ो, चाइना में मंदी आ चुकी है। ये तो बात शोर है, क्योंकि चाइना ऐसे करके चुप बैठने वाली नहीं है। और वो इंडिया को तो छोड़ दो, वो जो है उनका और उनसे चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। अब ये आप लोग जो है सारे जानते हो, लेकिन यहां पर आपका ध्यान लेना, जो रिपोर्ट आई है वो मैं बोल रहा हूं। दूसरी चीजें क्या है कि अमेरिका का भी वही हाल है। अमेरिका के पास भी स्टोरेज सफिशिएंट है, थोड़ा सा भी अगर और वो चाहते हैं कि हम स्टोर करें तो उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं, इतना उन्होंने स्टोर कर रखा हुआ है। अब तेल का खेल उनका चल नहीं रहा है।
रही बात कि यहां से क्या साबित हो रहा है, यहां से साबित ये हो रहा है, तेल के खेल से ही साबित हो रहा है कि यस, ना वहां पर तेल की खपत है, ना वहां पर तेल की खपत है, और यूरोप में तो तेल की खपत है ही नहीं। आने वाले समय में 2 ही 3 महीने में यूरोप के अंदर फिर बर्फबारी पड़ जाएगी, जो हम लोग बोल रहे थे कि जब बर्फबारी खत्म होगी तब यूरोप की हालत सुधरेगी। जस की तस अभी वहां पर भी टस से मस हालत होती नहीं दिखाई दे रही। पश्चिमी या जो है उसमें हूं, अपना 6वीं रिपोर्ट हूं। जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर बमबारी हुई है रसिया के द्वारा, यस, डायलेट किया है बुरी तरीके से रसिया ने, और जिस प्रकार से इस समय यूक्रेन की हालत और ज्यादा खराब हुई है, आपको पता ही है, मैंने शायद एक बार बताया भी था। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था व्हीट का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूक्रेन जो है गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। उससे जरूर व्यवस्था चरमराई है। आपको पता है कितने सारे अफ्रीकन देश हैं जहां पे इतनी सारी भुखमरी फैली हुई है, खाने के लिए नहीं है, तो वहां सबका इम्पैक्ट वो बोल रहे हैं कि आने वाले समय पर इसका जरूर दिखाई देगा, चाहे वो साल भर लगे, चाहे वो 2 साल लगे। बट इंडियन मार्केट के बारे में जितनी पॉजिटिविटी से इस बार की रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से ही कभी आई हो। तो मीन्स कुल मिलाकर के ये है कि भाई मेरे, इंडियन मार्केट का स्कोप बहुत ही बेटर है, मच मच बेटर है। तीसरी चीज, आपको अगर एक और जो है सर्वे की बात करूं, तो ये दावा ठोक करके बोला इस समय हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको पता ही है अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी और जापान है, तीसरे चौथे पर 5वें पर आपकी इंडिया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अभी जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके ये तीसरे नंबर पर 2030 तक इंडिया पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपका निवेश किया हुआ पैसा किस हद तक ग्रो होगा। मेरे ख्याल से ये हमारे और आपकी कल्पना से परे है। लेकिन यहां पर अब ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत ही आंख मूंद करके जुगानी भैया ने बोल दिया डाल दो डाल दो डाल दो, नहीं। मैं अभी भी इस बात पे अपने कायम हूं, मार्केट कहीं पर भी जाने दो, कितना भी स्काई रॉकेट होने दो, स्काई रॉकेट होने दो, मार्केट पक्का आपको निवेश का मौका देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मार्केट को देना ही पड़ेगा आपको निवेश का मौका। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हो। आपके ऊपर फोमो हावी होता है या आपके ऊपर फड हावी होता है। फोमो या फड, मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूं कि इन 2 चीजों से अछूते लोग नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि इस मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो इन 2 पर आपको विजय पानी पड़ेगी। कभी भी आप देखना, मैंने आज तक आपको ये नहीं बोला है कि इस आपकी रैली छूटी जा रही है आप डाल दो डाल दो डाल दो, नहीं। जब करेक्शन होता है तब मैं उसके बाद में कॉल देता हूं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब मैं रोकता हूं, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हो अच्छे से जानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है ये किसी भी, और ये आप लोगों ने देखा और आजमाया भी है, किसी भी एक इतने छोटे चैनल वाले को इस लेवल से जा करके लोगों को कॉल देना, लोगों को सिनेरियोज को बताना, लोगों को ये बताना यार पिछले इलेक्शन में ये हुआ था, इलेक्शन में ये हुआ था, अभी ये हुआ था, 10 साल का डाटा ये है, 20 साल का डाटा ये, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आपको प्रॉफिट ना मिले अगर आप सही समय पर सही निवेश कर रहे हैं। दूसरा, एसआईपी के लिए तो मैंने आज तक भी कभी अभी हमेशा यही बोला है कि आपकी एसआईपी कंटिन्यू होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़ी मार्केट की बात बोल रहा हूं, जरूर ध्यान रखिएगा, अपना बुढ़ापा संवारने के चक्कर में जवानी को खराब नहीं कर देना दोस्त, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार कब तक आप करते रहोगे निवेश, कब तक आप चलते रहोगे। आप 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल का सब जवाब दिखा करके मैं कैसे कर सकता हूं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलना मेरा वो नहीं है,
कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको मतलब दिखाता रहूं, आपको करता रहूं? यस, वर्ल्ड सीरीज को दिखाना है, प्लस एजुकेशनल चैनल का मतलब है आपको सच्चाई से रूबरू करवाना है। आपके जो लिमिटेड गोल्स हैं, लिमिटेड गोल क्या है भाई? बुढ़ापा तो बात की बात है ना। आपका जो शॉर्ट टाइम का गोल है, यस गाड़ी लेना है तो लेना है, यस घर लेना है तो लेना है, यस बच्चों की एजुकेशन करनी है तो करनी है, यस टूर पर जाना है तो जाना है, यस उसके बाद में रिटायरमेंट का अगला ऑप्शन हो रहा है। अब ये नहीं रिटायर मैं इतना करोड़ का कार्पस जमा करूंगा, कार्पस जमा करूंगा, कार्पस जमा करूंगा, शेख चिल्ली के सपने के जैसे करते रहो, ला ला करके भीख मांग मांग करके आटा उसमें तुमड़ी में अपना भरते रहो, और उसके बाद में जब सपने में आया कि मैं उसको बोलूंगा मेरे बच्चों को क्यों मारा, मैं उसको खींच के लात मारूंगा, और ऐसी लात मारी कि वो मटकी भी फूट करके पूरा आटा जो था थोड़ा बहुत वो भी गिर गया। तो बंधु मेरे ऐसा भी नहीं करना है। अब आपको सोचना है कि यस आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करोगे, आप अपनी अच्छी डाइट कैसे लोगे, आप अपनी हेल्दी एक्सरसाइज कैसे करोगे, आप अपने समाज को सोशल स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करोगे, और आप उसके बाद में अपने आप को अपने गोल को कैसे फुलफिल करोगे, ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है। ज्वाइंट टॉक्स केवल आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेस दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई से आपकी आंखें खोल सकता है। ये नहीं आप जोड़ते रहो, मैं आपको एक बोर्ड ले लूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझाता रहूं, नो, वो तो हर आदमी कर देगा। फिर मेरे यहां पर बैठ करके आपको समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। अब मैं अगर मान लिया 24 घंटे में, ठीक है मुझे नहीं मिल पाया टाइम, मैंने 2 दिन से रात वाला वीडियो नहीं डाला, यस, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है मैं 2:30 बजे रात में जगा हूं और ये सवेरे 5 बजे आपके लिए कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, और 2:30 बजे रात में जग करके भाई मेरे आप मानोगे नहीं, नहाया धोया हूं, उसके बाद में पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों को पानी दिया हूं, और कम से कम 1 घंटा स्टडी किया हूं, उसके बाद में फिर आप लोगों से आकर के जो है रूबरू हो रहा हूं। तो अब इतनी मेहनत के बाद में तो मैं तो ये नहीं बोल सकता हूं कि यस, और ऊपर से बाइक राइड करते समय या चलते समय या उसमें फिर भी वहां पर भी एनालाइज किया हूं कि यस मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पे जिंदगी का ये जो है तजुर्बा पता होना चाहिए। ये नहीं वो 99 के चक्कर में पड़ के और उसके बाद में अपनी लाइफ को स्पॉइल करते रहे, क्या फायदा है ऐसा ऐसा जो है अपना धन जोड़ने का? क्या फायदा है ऐसा जो है धन जोड़ने का कि बीबी एक 2 साड़ी के लिए बोलते रहे, आप बोलो मैं मेरे को करना नहीं, टाइम है। अगर आपको ऐसे खर्चे आप रोक रहे हो, यस प्रॉफिट बुक करो, खर्च करो। अरे भाई अगर आपका 50% प्रॉफिट हो गया तो 100 रुपया निकालोगे तो 50% तो आपका प्रॉफिट ही जाएगा। वहीं पर अगर मान लिया जो 40% मार्केट होगा जो क्रैश होगा तो उसके बाद में कहां लेकर के जाओगे आप? आपका गया वो तो जो नुकसान प्रॉफिट। यहां तक कि लोगों का अपना कार्पस भी मैंने कल बताया था 18-19% जो मोतीलाल ओसवाल उसमें अपना डिफेंस मतलब जो फंड में गया है लोगों का। फिर अब उस समय तो उन्होंने कहा था यस इन्होंने इतना जो दूध निकाल लिया, मैं निकाल लेता हूं, अपने पास का भी गया। तो ऐसा काम नहीं करना है। मार्केट है, मार्केट में एंटर करना भी इजी, इंटर करना बहुत इजी है, यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। कम से कम बैंक की एफडी में रहता है, उसमें रहता है, आपका टाइम फिक्स हो गया तो आपका उस समय तो आप अपना अपना निकालते हो, उसके बाद में कुछ तो खर्च करते हो, कुछ तो अपना करते हो। तो भाई आप खुद आप समझदार हो। मेरा इरादा ये नहीं कि आप अपना कार्पस मत इकट्ठा करो, आप अपना मत करो, लेकिन सच्चाई को अवगत कराना, आपकी आंखें खोलना, वो जुआई टॉक्स का उद्देश्य है, वो मैं करता हूं और करता रहूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है, आगे मैं क्या बोलूं। थैंक यू वेरी मच।